दोस्तों, क्या उत्तराखंड की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं? क्या सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर बाहरी लोगों ने बसावट कर ली? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए नियम क्या है? दोस्तों, सामने आए एक नए मामले ने अब पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का काम किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित तौर पर नेपाली मूल के लोगों द्वारा सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाया है और सरकार से सीधे जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। क्या पूछा है? कोर्ट ने क्या है ये मामला, कैसे उत्तराखंड की जमीनों पर पड़ रहा है डाका, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड बेहद संवेदनशील और इस बेहद ही नाजुक मामले पर आखिर कोर्ट ने क्यों पूछा कि लोग किस नीति के तहत भारत में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं और किस प्रक्रिया के जरिए जमीन खरीद रहे हैं। दोस्तों, मामला सिर्फ जमीन का होता तो ठीक, सवाल सरकारी भूमि, वन क्षेत्र और उत्तराखंड की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति का भी है। अगर आरोप सही हैं दोस्तों, तो आखिर इतने बड़े स्तर पर दस्तावेज कैसे बने? आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरे सरकारी कागजात कैसे जारी हो गए? वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि 1950 की भारत नेपाल संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां रह और काम कर सकते हैं। रहने और काम करने में फर्क लगता है। जमीन खरीद कर बसावट करना एक नहीं, 20, 25, 50 के परिवारों के ग्रुप में रहना किसी भी इलाके में, इसमें फर्क दिखता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह कि क्या जमीन खरीदने के लिए भी वही नियम लागू होते हैं जो संधि में? अगर नहीं होते तो फिर वास्तविक प्रक्रिया क्या है? फिलहाल दोस्तों, हाईकोर्ट ने पूरे मामले में 3 हफ्ते के भीतर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब देती है और क्या इस कथित अवैध कब्जे पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था, मामला क्या है, विस्तार से समझिए थोड़ा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आसपास सरकारी और वन विभाग की भूमि पर नेपाली मूल के लोगों द्वारा कथित अवैध कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर ये लोग किस नीति के तहत भारत में रह रहे हैं और किस प्रक्रिया के जरिए जमीन खरीद रहे हैं। दोस्तों, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए 3 सप्ताह के भीतर कहा स्थिति साफ कीजिए। दोस्तों, अदालत के निर्देश हैं, जवाब देना होगा सरकार को। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पूछा है कि नेपाली मूल के लोगों को भारत में रहने और जमीन खरीदने की अनुमति किन नियमों के तहत दी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये मामला और किस तरीके से ये कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की शक्ति देखने को मिली। समझिएगा दोस्तों, ये जनहित याचिका नैनीताल के एक रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई थी और याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि नैनीताल के पास स्थित खुरपाताल है, खुरपाताल क्षेत्र के खाड़ी इलाके में नेपाली मूल के लगभग 25 परिवारों ने सरकारी और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया। याचिका के अनुसार इन लोगों ने यहां स्थायी आवासीय निर्माण भी कर डाला, लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर नहीं। अभी हम खुरपाताल से थोड़ा नीचे उतर कर आएंगे तो नैनीताल का बनभूलपुरा वाला इलाका, जिसका मसला इतना गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब प्रक्रिया चल रही है, जिस पर धीरे धीरे करके एक बड़ी बस्ती की बसावट हो गई। उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आज बवाल हो रहा है तो सब एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर भी सवाल हो रहा है कि खुरपाताल में ये परिवार कैसे और क्यों रह रहे हैं और क्यों इन पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। दोस्तों, यहां मामला तब गंभीर और हो जाता है जब अवैध दस्तावेज बनाने के आरोप भी लगे हों। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि संबंधित लोगों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को अपनाया है। इसके बावजूद उन्होंने कथित रूप से अवैध तरीके से कई सरकारी दस्तावेज बना डाले
उन दस्तावेजों में आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई और कार्ड भी शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इतना भर नहीं है, इसके अलावा आरोप यह भी लगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के अलावा पानी और बिजली के कनेक्शन भी हासिल कर लिए गए। अब इतना कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। नैनीताल के रहने वाले एक शख्स की याचिका अगर नैनीताल हाईकोर्ट नहीं पहुंचती तो शायद यह खबर सामने नहीं आती और एक जो इलाका आज 20-25 लोगों का है, वो इलाका कभी 500,000 तक पहुंच जाता है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया और सरकार ने क्या कहा वो देखिए। 1950 को भारत नेपाल संधि के तहत भारतीय नागरिक नेपाल में और नेपाली नागरिक भारत में रह सकते हैं और योजना के हिसाब से रोजगार भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कोर्ट में कि यदि कोई नेपाली नागरिक भारत में जमीन खरीदता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन जब मामला गरमाया तो दोस्तों कोर्ट ने सीधे सरकार से जवाब तलब किया और यह कह दिया कि साफ नीति बताएं। इसके अलावा क्या कहा वो देखिए। हाईकोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है नेपाली मूल के लोग किस वैधानिक व्यवस्था के तहत रह रहे हैं, जमीन खरीदने की प्रक्रिया क्या है, कथित अवैध कब्जे के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। दोस्तों, याचिका में यह भी कहा गया है कि कब्जे सरकारी और वन विभाग की भूमि पर किए गए हैं, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति दोनों प्रभावित हो रही हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, फिलहाल उत्तराखंड में जमीन, जनसंख्या, अवैध कब्जे को लेकर एक बड़ा सा सवाल खड़ा होता दिख रहा है। इससे पहले डेमोग्राफिक चेंज को लेकर काफी बवाल हुआ। कई जगह फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ कार्रवाई होती दिखाई दी, कई लोग फर्जी पाए गए और कोर्ट की दखलंदाजी हर जगह रही। अब यहां भी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब मामला सिर्फ नैनीताल या खुरपाताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से लगने वाला पिथौरागढ़ जिला या फिर वो इलाका जहां पलायन की वजह से इलाके खाली हो गए, उन इलाकों में भी खबरें ऐसी आती रही हैं कि नेपाली लोग रह रहे हैं। तो क्या वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था है? वहां पर भी वो तमाम प्रमाण पत्र बन चुके हैं जैसा खुरपाताल में हो रहा है, नैनीताल में हो रहा है? सवाल ये कि आखिर सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर कथित कब्जे कैसे होते जाते हैं? अगर आरोप सही होते हैं तो इतने बड़े स्तर पर दस्तावेज आखिर किसकी मदद से बन जाते हैं? और क्या उत्तराखंड की संवेदनशील भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान पर धीरे धीरे बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है? कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइना की नजर है, लेकिन चाइना तो बाद में आए, पहले नेपाली लोग घुस रहे। दोस्तों, मामला बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ जमीन खरीदने का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकारी भूमि और वन क्षेत्र, दस्तावेजों की वैधता और सुरक्षा व्यवस्था तक के सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने अब साफ तौर पर सरकार से नीति और प्रक्रिया को लेकर जवाब तलब किया, यानी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है। क्या उत्तराखंड में जमीनों और सरकारी संपत्तियों की निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ चुकी है? भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या ठोस नीति है बनी? फिलहाल 3 हफ्तों का इंतजार आप भी कीजिए दोस्तों। 3 हफ्तों के भीतर सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी और सबकी नजर इस बात पर है, मेरी भी, सरकार क्या रिपोर्ट पेश करती है और क्या कथित अवैध कब्जे पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलता है या फिर नहीं। अवैध कब्जे को लेकर, नेपाली लोगों की बसावट को लेकर, तमाम फर्जी प्रमाण पत्र बनने को लेकर, बनाए जाने को लेकर, बिजली पानी देने को लेकर और किसी की निगरानी नहीं होने को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देखें, कहीं और भी ऐसा हो रहा है तो वो भी बता पाएं। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।